अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी खुशगवार गुजर रहा होगा। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 40, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। क्या बात है असद, आप कुछ परेशान लग रहे हैं और आज ऑफिस भी नहीं गए, ना ही नाश्ते के लिए उठे। अंकल और आंटी भी आपका पूछ रहे थे, आप ठीक तो हैं ना? ये सजल थी जो एक दो रोज़ से असद को बिल्कुल चुप साधे देखकर पूछे बिना नहीं रह सकी। अब असद और सफ़ीर साहब ही साइम दुर्रानी के बिज़नेस को देख रहे थे। असद आज ऑफिस नहीं गया था और ना ही नाश्ते के लिए उठा था। जब ही सजल को परेशानी होने लगी थी, वो नाश्ते के बाद अभी कमरे में लौटी तो असद को बेदार देखकर उसकी पेशानी पर हाथ रखे हुए असद से उसकी तबीयत के बारे में सफसार कर रही थी। कैसे ठीक हो सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारी बद्दुआ लग गई है मुझे। असद ने सजल के हाथ को थाम कर, जो असद की पेशानी पर उसका फीवर चेक करने के लिए रखा गया था, उसे अपने पहलू में बिठाया और टूटे हुए लहजे में उसकी बात का जवाब दे गया। मेरी बद्दुआ? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्यों बद्दुआ दूंगी आपको? मैं तो खुद एक अजीब दौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे दुआओं की सख्त ज़रूरत है। सजल के लहजे में हैरत तो थी ही, लेकिन आखिरी बात पर लहजे में दर्द भी दर आया था। तुमसे निकाह करके तुम्हें वो मुकाम नहीं दे सका ना, तो मोहब्बत ने मुझे मेरे मुकाम से भी गिरा दिया। तुम्हारे यहाँ हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सका, तो मोहब्बत ने मुझे भी तमाम हुकूक से दस्तबरदार कर दिया है। असद ने शिकस्त खोरदा लहजे में जवाब दिया। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। क्या कशफ ने कुछ कहा है आपसे? सजल ने अपनी रकीब के बाबत असद से इस्तफसार किया। बस अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रही। वो कहती है कि बालात से शादी में उसकी रजामंदी शामिल है और ये कि असद सफ़ीर को अपनी शादी निभानी चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैं दोबारा कभी मुड़कर उसे ना देखूं। असद ने कर्ब से अपनी कहानी कहते हुए अपनी जगह छोड़कर सजल की गोद में सर रख लिया था और उसके आंचल में मुंह छुपाए कर्ब से आंखें मूंद किया था। सजल को उसके टूटे हुए लहजे से अंदाज़ा तो हो गया था कि शायद अपनी मोहब्बत की तरफ से ठुकराए जाने पर और मोहब्बत के ना मिलने पर वो टूट चुका है, और उसे लगा कि उसकी शरीके हाथ की हैसियत से अब उसे ही असद को समेटना होगा। परेशान ना हो असद, मैं आपके साथ हूँ। जाने किस दिल से उसने ये बात कही थी, जबकि जानती थी असद के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। अपनी कमाईगी का एहसास तो उसे था ही, लेकिन इस रिश्ते की बाबत ये कहना उसे नागज़ीर लगा। कुछ लोग हमारी तकदीर में नहीं होते, फिर भी उनकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दी जाती है, शायद हमारी आजमाइश के लिए। और फिर जिनसे मोहब्बत नहीं होती उन्हें हमारे मुकद्दर में लिख दिया जाता है। लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो मिला है उसे कबूल कर ले और उस पर शाकिर हो जाए, क्योंकि खुदा से ज़िद्दें नहीं लगाई जाती। बेशक वो अपने बंदों के लिए ज़्यादा बेहतर जानता है कि उनके हक़ में क्या बेहतर है, और फिर वही उन्हें अता करता है जो उनके हक़ में बेहतर हो। हमारा इंतखाब गलत साबित हो सकता है, लेकिन उसका नहीं। इसलिए मैंने भी निकाह के बाद आपको अपना मुकद्दर और खुदा का इंतखाब समझकर कबूल कर लिया था, वरना उससे दोहरी अज़ियत से सजल दुरानी पहले ही गुज़र चुकी थी, जिससे आप अब गुज़र रहे हैं। मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ असद। सजल के लहजे से उसकी अज़ियत वाज़ेह हो रही थी कि वो किस कर्ब से गुज़र चुकी है। बात के दौरान ही असद ने उसके आंचल को हटाकर उसके चेहरे पर निगाह की थी, और फिर बात के अख्तिताम पर सजल ने भी कर्ब से आंखें मूंद ली थीं। उसके आंसू पलकों के बंद तोड़ते रुखसारों से फिसले तो वो असद की पेशानी और रुखसार पर आकर ठहर गए। असद उसके दर्द को समझ गया था, और फिर ये भी कि उसने वाकई सजल के साथ ज़्यादती की है। उसे एक हमदर्द साथी की ज़रूरत थी, और असद अपनी मोहब्बत का प्रचार करता रहा कि वो किसी और को चाहता है। अगले ही पल वो उठा और सजल के आंसू साफ करते ही उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे सीने से लगा लिया, और वो भी असद के सीने से लगकर एक बार फिर से माजी की तलखी को याद करके सिसकने लगी थी कि आज
अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहती थी, जबकि असद उसे मज़ीद खुद में भेजे उसकी कमर थपथपाकर उसे हौसला देता जा रहा था। असद एज़ा AK दिलावर खान यानी DK के फार्म हाउस पहुंच गया था। उसके साथ उसके चंद लोग भी थे, लेकिन ये वो लोग नहीं थे जिन्हें RK ने उसके साथ रवाना किया था। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे जो अपना हुलिया बदलकर सिविल ड्रेस में ऐसा ही गेटअप बनाए हुए थे जो आमतौर पर गैंगस्टर के कारिंदों के होते हैं। असफी के साथ उन लोगों ने फार्म हाउस के विजिट के दौरान उसे टारगेट करने के लिए तमाम जांच पड़ताल कर ली थी। लंच के दौरान उनके दरमियान हल्की फुल्की गपशप होती रही और फिर उठने से कबल असफी ने उससे अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की थी। असल मकसद जिसके लिए RK ने उसे भेजा था। देखो AK, मैं अब तक तुम्हें माल सप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि किसी और पार्टी को ज़बान दे चुका हूँ। अपन ये धंधा पैसे के लिए करता है और वो हमको 20% ऊपर दे रहा है, तो मैं माल भी उसी को दूंगा, अपना ही फ़ायदा देखूंगा ना। DK ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि वो माल नहीं सप्लाई करेगा और क्यों नहीं करेगा, साथ ये भी वजाहत दे दी। लेकिन AK पैसे का पुजारी नहीं है, पैसे से ज़्यादा ज़बान को मानता है। अपने धंधे को ईमानदारी के साथ लेकर चलने वाला ही बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन ख़यानत करने वाला ज़्यादा देर इस मैदान में टिक नहीं पाता। 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, सोच लो, क्योंकि इसके बाद सोचने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। असफी ने सिगरेट सुलगाकर टांग पर टांग चढ़ाई और शान से अपनी बात कह गया। लेकिन कल तक तो तुम्हारे लिए भी सब कुछ पैसा ही था, आज मुझे तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। इतना बड़ा बदलाव तुम में कैसे आ गया, और क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? DK ने अबरू चढ़ाए हुए सामने बैठे शख्स को देखा। आगाह कर रहा हूँ तुम्हें, और रही बात बदलने की, तो मिजाज में अच्छा बदलाव लाना कोई बुरी बात तो नहीं है। अब तक अगर मैं रुपोश था तो इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहा था कि बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाकर और ख़ुद को बदल कर अपने धंधे को बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। खैर चलता हूँ, 2 रोज़ बाद यहीं इसी टाइम पर मुलाकात के लिए आऊँगा, अच्छे से सोच लो। असफी सामने मेज़ पर पड़ी एशट्रे में सिगरेट को मसलते हुए उठ खड़ा हुआ। DK को अपनी बातों से हैरत में मुब्तला करके वो वहाँ से जा चुका था और होटल वापसी पर जहाँ वो रुका हुआ था पहुँचते ही उसने RK को तमाम बात बता दी थी। असफी, आप कब लौटेंगे? मुझे घर लाकर आप खुद गायब हो गए। ये मीनू थी जो असफी को अच्छा खासा मिस कर रही थी। अब जब गुर्बतों का सफ़र शुरू हो चुका था तो वो फिर से दूरियां बनाकर उसकी तलब को बढ़ा रहा था। बस कुछ ज़रूरी काम था जिसके लिए मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा, लेकिन फ़िक्र नहीं करें, बहुत जल्द असफंद का माल आपके पास होगा। खैर, फिर से कोई बात तो नहीं हुई? मामा और कशफ ठीक है ना? असफी ने मीनू के सवाल का जवाब देते ही लहजे में फ़िक्र समोए हुए सवाल किया। नहीं, कोई बात नहीं हुई, आंटी और कशफ भी ठीक हैं। मैं तो बस आपको मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। मीनू ने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी कैफियत को लफ्ज़ों में बयान किया। मेरे बगैर लगना भी नहीं चाहिए। असफी के लम्हों पर मुस्कुराहट का रक्स था। जाने ये मशवरा था, हुक्म था या फिर तंबी? नहीं लगाऊंगी बाबा, लेकिन जिससे लगा बैठी हूँ वो तो अपना कुछ अता पता दे। मीनू के अंदाज से उसकी बेकरानियाँ झलक रही थीं। बस 2 से 3 रोज़ बाद आपके पास आ जाऊँगा। असफी ने अपनी आमद की इतला देकर गोया उसकी बेचैनी को बढ़ावा दिया। असफी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन प्रॉमिस करें आप मेरी बात मानेंगे। मीनू ने अगले ही पल में बहुत कुछ सोच लिया था। असफंद कमाल ने आज तक आपकी कौन सी बात नहीं मानी? अब भी मायूस नहीं करूँगा, कहिए क्या बात है? असफी ने उसे खुलकर अपनी ख्वाहिश के इजहार का इज़्न दिया तो जवाबन मीनू भी खिल उठी थी। मुझे आपके पास आना है और मैं आज रात की फ़्लाइट से ही आ रही हूँ, आप मुझे मना नहीं करेंगे? मीनू की बात से जाहिर था कि अब उसके लिए इंतज़ार किस कदर मुश्किल है। रामीन, असफी ने लव्वा किए कि उसे समझा सके कि यहाँ वो किसी आम काम के सिलसिले में नहीं आया, इसलिए मीनू को यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन मीनू ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। असफी प्लीज़, आप मुझे मना नहीं करेंगे, और आपने कहा था आप मुझे मायूस भी नहीं करेंगे। बस रात तक आपके पास पहुँच जाऊँगी, मैसेज कर दूँगी, वक्त पर एयरपोर्ट पहुँच जाइएगा। मीनू ने मलतजी लहजे के साथ बात कहते ही हतमी फ़ैसला भी कर डाला। ओके स्वीटहार्ट, लेकिन मामा को बता दीजिएगा, परेशान होंगी। असफी ने अब भी उसे मायूस नहीं किया था। जी। मीनू ने एक लफ्ज़ी जवाब के साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, क्योंकि अभी उसे अपनी पैकिंग भी करनी थी।
सबसे पहला काम उसने बालाज को कॉल करके अपनी टिकट कंफर्म करवाई थी। फिर वो आबदा के पास चली आई थी। आंटी, मैं एसपी के पास इस्लामाबाद जा रही हूँ, सोचा आपको बता दूँ, आप परेशान ना हों। मीनू ने सर झुकाए हुए झिझकते हुए अपनी बात कही। ठीक है, जाओ, जब मेरा बेटा खुश है तुम्हारे साथ तो मैं क्या कह सकती हूँ, आबदा ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आप मेरे लिए मामा की तरह ही हैं, इसीलिए आपकी नाराज़गी नहीं सह सकती। मीनू आगे बढ़ी और बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठी हुई आबदा के पैरों पर हाथ रखते हुए बोली। मीनू, ये क्या कर रही हो? आबदा ने फ़ौरन से अपने पाँव पीछे खींच लिए। मैं खुश हूँ बेटा, अगर मेरी औलाद खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मगर एसपी के लिए सोच सोच कर दिल कुड़ता है। जाने मेरा बेटा किन कामों में लग गया है, ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं मिल गया उसे। आबदा ने पाँव पीछे करते ही उसके हाथ को अपने हाथ में लिए हुए अपनी परेशानी बयान की। ठीक कह रही हैं आंटी, अभी जब असफी मुझे घर वापस आए थे तो मैं इस बंगले को देखकर हैरान हुई थी और यही बात असफी से पूछ रही थी कि ये सब क्या है। लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा कि बैंक से लोन लेकर अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और आज ये सब उसी की बदौलत है। मीनू ने असफी की बताई गई कहानी सुनाई जो वो आबदा को भी सुना चुका था। मुझे भी उससे यही बताया था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मीनू, तुम जा रही हो तो उसे समझाना कि छोड़ दे ये सब काम। तुम उसके साथ उस छोटे से घर में भी रह लोगी तो शायद तुम्हारी ही बात सुन ले। आबदा जान गई थी कि असफी मीनू से मोहब्बत करता है, इसीलिए अपने अंदेशे को बहू के सामने रखते हुए अब उससे ख्वाहिश कर रही थी कि वो असफी को समझाए, क्योंकि आज भी उनका दिल असफी की सुनाई गई कहानी से मुतमईन नहीं था। आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करूंगी। चलती हूँ, पैकिंग भी करनी है। मीनू ने उनसे इजाज़त चाही तो उन्होंने दुआएं देते हुए उसे रुखसत किया। जीते रहो, खुश रहो। आबदा ने महसूस किया था कि जब से उन्होंने कश्यप को रुखसती की बात से आगाह किया था तब से वो जैसे खामोश रहने लगी थी। एक तरफ वो बेटी की फिक्र में घुल रही थी तो दूसरी तरफ बेटी के लिए भी परेशान थी। उन्होंने कश्यप को अपने कमरे में तलब किया, जिसका अब यूनिवर्सिटी जाना मुकम्मल तौर पर बंद था और ये हुक्म भी आबदा की तरफ से ही सादिर हुआ था। आबदा अपने कमरे में ही बैकग्राउंड से टेक लगाए बिस्तर पर बैठी हुई थी। कश्यप भी कुछ ही देर में उनके बुलावे पर उनके पास मौजूद थी, जो अब उनकी टांगों पर सर रखे लेट चुकी थी। मेरी जान, हंसा बोला करो, क्यों खामोश रहने लगी हो? क्यों इस उम्र में जब लड़कियां हंसी खिलखिलाती हैं तुम खुद पर संजीदगी तारी किए हुए हो? थोड़े दिनों में तुम्हारी रुखसती होने वाली है, फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। खुश रहा करो बेटा, मैं तो पहले ही एसपी की वजह से फिक्रमंद हूँ, तुम्हें यूँ देखकर और भी परेशान हो जाती हूँ। आबदा ने बेटी के बालों में उंगलियाँ चलाते हुए कहा, जो इस वक्त उसने शावर लेने के बाद खुले छोड़ रखे थे। आपने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया है और उस शख्स से मेरी रुखसती करना चाहती हैं जिसने मुझ पर यह संजीदगी तारी कर दी है। फिर ऐसे में कैसे खुश रहा करूं? कश्यप ने एक दोस्त की तरह माँ से खुल के अपनी बात कही थी। जानती हूँ बेटा कि बालाश ने बहुत गलत किया है। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो उसका रद्द-ए-अमल यही होता, लेकिन अब उसने तुम्हारे लिए खुद को बदल भी तो लिया है। क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती? आबदा ने रसान से अपनी बात कहते हुए आखिर में सवाल दागा। उन्होंने मुझे किडनैप करवाया, धमकी देकर कि वो असफी भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझसे निकाह कर लिया। मेरे गायब रहने पर आप लोग जिस तकलीफ़ से गुजरे वो अलग, और लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझे बदकिरदार कहा गया, बुरी लड़की समझा गया। वो सब भूली नहीं हूँ मैं माँ, फिर कैसे माफ़ कर दूँ? इसके बाद मीनू भाभी के लिए वो मेरे साथ जिस हद तक गए, उस सब में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, मेरे भी कुछ जज्बात और एहसासात हैं। ना तो ये सब भूल सकती हूँ और ना ही उन्हें माफ़ कर सकती हूँ। कश्यप आज एक बार फिर से वो सब याद करके अज़ियत से गुजर रही थी। आबदा की आंखें भी बेटी की बातें सुनकर छलकने लगी थीं। मैं समझ सकती हूँ बेटी, अपने वजूद के हिस्से की तकलीफ़ को कौन महसूस नहीं करता। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ही तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन तुम जानती हो कि डॉक्टर ने क्या कहा था। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसे खुदा की रज़ा समझ के ही कबूल कर लो कि वही तुम्हारे मुकद्दर में है। उसके बच्चे के साथ कौन कबूल करेगा तुम्हें?
और अगर मिल भी गया तो कोई उम्र रसीदा या कोई ऐसा ही रिश्ता मिलेगा जो बीवी को तलाक दे चुका होगा या जिसकी बीवी मर गई हो और वो अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी का ख्वाह हो। इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम अपने बच्चे और उसके बाप के साथ ही ज़िंदगी गुजार लो जो अब सुधर गया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। देखो बेटा, हमने भी तो बेटा तुमने ही मुझे मीनू को माफ़ करने के लिए कहा था ना कि जब खुदा माफ़ कर देता है तो हम क्यों नहीं दरगुजर कर सकते। तो दिल बड़ा करो बेटी और एक मौका तो दो उसे। जो होना था वो तो हो चुका, हम उसे नहीं पलटा सकते, लेकिन अपनी आगे की ज़िंदगी इस आसूदगी और तकलीफ़ में ना गुजारो। आप तो उसकी तकलीफ़ को जानते हुए भी उसे दिल को आमादा करने और इस रिश्ते को कबूल करने के लिए समझा रही थी। मैंने इसलिए कहा था कि असली भाई मीनू भाभी को माफ़ कर चुके हैं, इसलिए हमें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और ऐसा इसलिए कि असली भाई उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे बाला से मोहब्बत नहीं है, फिर इतना बड़ा दिल कहाँ से लाऊं। आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। रुखसत होकर चली जाऊंगी बालाज के साथ और कुछ भी नहीं कहूँगी। बस आप भी यही समझ लीजिएगा कि बेटी की डोली नहीं जनाजा उठ रहा है इस घर से। कश्यप कहते ही बिस्तर छोड़कर सीरत से अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि उसकी बातों से आपदा का दिल कट के रह गया। बालाज शाम को फिर से आन धमका था और आपदा से मुलाकात के लिए पहले उन्हीं के पास आया था। बालाज, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, कश्यप को लेकर। वो इस रिश्ते पर रजामंद नहीं हो रही। आपदा ने दुख भरे लहजे में बालाज से कहा और ये बात उस पर भी बिजलियाँ गिरा गई थी। क्या मतलब आंटी, उसने आपसे कुछ कहा है? बालाज ने चेहरे पर संजीदगी और उदासी को तारीक किए हुए पूछा, जहाँ कुछ देर कबल यहाँ आते हुए शगुफ्तगी का राज था। बस वो गुज़िश्ता बातों को भूल ही नहीं पा रही। तुम खुद बात कर लो उससे, अगर वो मानती है तो ठीक, वरना जो कुछ वो मुझे कह गई है उसके बाद मैं फ़िलहाल असफ़ी के आने तक कोई फ़ैसला नहीं ले पाऊँगी। आपदा ने खुल के इनकार भी नहीं किया था, लेकिन कश्यप की आखिरी बात उन्हें इस कदर डिस्टर्ब किए हुए थी कि वो खुद भी तजस्सुब का शिकार थीं कि शायद उन्हें अपना फ़ैसला बदलना पड़े। ये वो बात थी जो बालाज के असाब पर कारी ज़र्ब की तरह लगी थी। वो खामोशी से वहाँ से उठ गया था, कुछ भी नहीं कहा। उसे एक उम्मीद दिलाई गई थी और उम्मीद दिलाकर उससे उसकी खुशियाँ वापस छीन लेने की बात की जा रही थी। उसे लगा कि उसका दिल बंद होने लगा है। उसका रुख अब कश्यप के कमरे की तरफ ही था। वो दस्तक के साथ अंदर दाखिल हुआ तो वो बैकग्राउंड से टेक लगाए किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। कैसी हो कश्यप? सवाल ज़ब्त की इंतहाओं पर खड़े हुए नॉर्मल से अंदाज में किया गया था। कश्यप ने किताब से निगाहें हटाकर उसे देखा और फिर बेरुखी से निगाहें हटाए वापस किताब पर ही मरकूज़ कर ली थी, लेकिन बालाज को जवाब नहीं दिया था। तुम्हें हक है कि मुझसे नफ़रत करो, लेकिन शायद मैं ये सब नहीं सह पाऊँगा। तुम बहुत बहादुर हो कश्यप, जिसने ये सब कुछ झेला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसका हल भी सोच लिया है मैंने। तुम मुझसे छुटकारा, मुझसे आज़ादी चाहती हो ना? बालाज के टूटे हुए लहजे और बातों पर गैर इरादी तौर पर कश्यप ने उसे चौंक कर देखा था। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ़ कर देना, हर उस अज़ियत के लिए जो तुमने मेरी वजह से सही। बालाज अपनी बात कहते ही पलटा। उसकी अज़ियत उसके चेहरे पर रकम थी और उसकी आंखों में उतरती नमी से ये जाहिर था कि वो किस कदर तकलीफ़ में है। बालाज, कश्यप ने उसे पुकारा तो उसने पलट कर कश्यप को देखा था। ऐसे मत पुकारो कि फिर से अपना इरादा बदल डालूं। अगर इजाज़त दो तो एक आखिरी बार तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ कि फिर मौत को गले लगाना मेरे लिए आसान होगा। बालाज पलटा और उसे शानों से थामे हुए उसकी पेशानी पर लब रख दिए और फिर उसे कुछ देर खुद में बेचे हुए अपनी हैसियत को कम करने की कोशिश में था। उसने जो कुछ सोच रखा था उसके मुताबिक जुदाई की घड़ियाँ उसके लिए गिरा थी, लेकिन उसे ये करना था कश्यप की खुशी के लिए। वो इससे जुदा हुआ और सीरत से बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। बालाज, हमनक बनी कश्यप ने बमुश्किल उसे पुकारा था, लेकिन इस बार वो नहीं पलटा था। वो कुछ भी सोचने समझने से कासिर थी कि वो क्या कह गया है और क्या करने वाला है।
जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी क्या रुख लेती नज़र आ रही है। क्या बालाज कश्यप से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेगा, या कश्यप उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर शामिल हो जाएगी? तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।